वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा सारण में। चलिए मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके और आज हम करने वाले हैं एसके झा सर का ग्रुप डी का जीके जीएस सेट नंबर 23 और ग्रुप डी का सेट 24 तक ही है और आज हम 23 कर देंगे तो एक और शेष बचेगा, उसको भी हमने कर दिया है, कर देंगे, उसको भी हम कर देंगे। चलिए इसका मैंने प्लेलिस्ट आप सभी को बना दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको फ़ायदा हो सके। और ये वीडियो मैं फास्ट रिवीजन के पर्पज़ से लाता हूँ कि आपका महज 15 से 18 के मिनट के बीच में 45 क्वेश्चन करके चला जाता हूँ। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो अगर आप लाइक करेंगे तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं ऐसे ही सेट आप सभी के लिए लेके आता रहूँगा। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपना काम करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास है तो कौन सा है? तो मित्र शक्ति है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। और मित्र शक्ति की शुरुआत 2012 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 26 है, जो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता या धार्मिक संस्थान स्थापना की स्वतंत्रता को प्रदान देता है। यानी कि आप कुछ भी अपने धर्म के लिए प्रचार प्रसार या कुछ भी स्थापना कर सकते हैं। इसके लिए अनुच्छेद 26 जो है ये पूरी आज़ादी देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल को शामिल किया? तो वो कौन था? तो वो अकबर था। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और ये कब की बात है? तो 1581 ईस्वी में अपना सौतेला भाई मिर्ज़ा हकीम को पराजित कर काबुल पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, अपने सौतेला भाई पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी? तो किसने संभाला था? तो रामचंद्र विद्यावागीश ने संभाला था। ये कब की बात है? 1833 में, जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई उसके बाद रामचंद्र विद्यावागीश ब्रह्म समाज का अध्यक्ष बने थे। ठीक है, चलिए अगर ब्रह्म समाज की स्थापना की हम बात करें तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो कौन सा अधिकार है? तो विधायी अधिकार है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। और ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 123 में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित करता है? तो कौन करता है? तो राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अभी क्षेत्रीय बैंक को कौन ये देता है? नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन से पुरस्कार साहित्य काम के लिए दिया जाता है? तो साहित्य काम के लिए व्यास सम्मान दिया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। दरिंगबाड़ी सागर तल से कितने फीट की ऊंचाई पे है? तो 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नांकित में कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित कौन सा नहीं है? तो ओरोविले पौंडीचेरी, बैकानूर यूक्रेन, वांडोंग इंडोनेशिया, बटिकलोआ श्रीलंका। ठीक है, तो कौन इसमें सुमेलित नहीं है? तो बैकानूर जो है ये यूक्रेन, ये सम्मिलित नहीं है क्योंकि बैकानूर से अंतरिक्ष यान छोड़े जाते हैं। क्या छोड़े जाते हैं? अंतरिक्ष यान छोड़े जाते हैं। तो अब बैकानूर कहाँ स्थित है? तो ये कजाकिस्तान में स्थित है। बैकानूर कजाकिस्तान में स्थित है, कजाकिस्तान। ठीक है, यूक्रेन में स्थित नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है। बाकी ये सब जगह
सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है, तो ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पे आधारित था? तो एकेश्वरवाद पे। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अभी हमने बताया है कि ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में कलकत्ता में किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? एम्पियर बटा मीटर। तो एम्पियर बटा मीटर कौन है? तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिया गया चित्र किसका प्रतिरूपण करता है? ये जो चित्र आपको दिया गया है ये किसका प्रतिरूपण करता है? देखिए ये क्या है, इसको आप सही से देखेंगे तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर का ये एक डायग्राम दिया है। इसमें दो प्रकार के पी, बीच में एक प्रकार के एन के अर्धचालक होता है। एन क्या होता है? अर्धचालक होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? पीएनपी ट्रांजिस्टर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? तो फ्लक्स घनत्व का एसआई जो मात्रक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 4 ओम प्रतिरोध पर 10 ओम की धारा 30 मिनट तक प्रवाहित करने पर अंतरित ऊर्जा क्या होगी? यहाँ आर कितना है? 4 ओम है। आई कितना है? 10 ओम है। टाइम कितना है? 30 मिनट है। अगर इसे सेकेंड में बदल दें तो 1800 सेकेंड हो गया। अब क्या कर रहा? ऊर्जा। तो H बराबर आई स्क्वायर आर टी, इसको याद रखिएगा। H बराबर आई स्क्वायर आर टी। अब आई हमारे पास क्या है? 10 एम्पियर है। तो ये क्या हो जाएगा? 100। ये क्या हो जाएगा? आई 100। आर कितना है? 4। तो ये 4 गुना टी हमारा कितना है? 1800 सेकेंड है, गुना 1800 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 18 चौक 72 गुना ये 0000 10 के पावर 4, यानी 72 गुना 10 के पावर 4 जूल। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? 0 होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या होती है? तो वाणिज्यिक इकाई क्या होती है? किलोवाट, kWh, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कितने तापमान पर ध्वनि का वेग 17 डिग्री सेंटीग्रेड पर के वेग का दुगना हो जाएगा? कितने पे दुगना हो जाएगा ये पूछा जा रहा है। हम क्या करेंगे? सिंपल सा करेंगे। V1 बट्टा V2 बराबर √T1 बट्टा T2। अब देखिए V1 हमारा, V को V रहने देते हैं। अब वेग क्या हो जाता है? यहाँ पे दुगना हो जाता है। तो 2V √T1। 17 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर हम केल्विन में बदलेंगे तो 17 + 273 कर देंगे। तो 7 3 10 के 0 हाथ में 1 1 1 2 7 2 9, यानी कि 290। तो अंदर क्या हो जाएगा? 290 बट्टा T2। क्या हो जाएगा? 290 बट्टा T2। अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये V बट्टा 4V हो जाएगा। ये हो जाएगा 290 बट्टा T2। है V से V कट जाएगा। तो T2 जब इधर आएगा, T2 इधर आएगा तो 4 और 290 में गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा आपका 4 0 0 4 9 36 के 6 हाथ में 3 4 2 8 3 11 1160 केल्विन हो जाएगा। 1160 केल्विन हो जाएगा। तो 1160 केल्विन में से, तो यहाँ से जब हमारे पास T2 1160 केल्विन आ गया तो केल्विन कितना होता है? 273 माइनस कर देंगे तो हमारा डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा। तो 10 में से 3 गया 7, 10 में से 3 गया 7, अब 5, 15 में से 7 गया 8, और ये बच गया 10 में से 2 गया 8, यानी कि 887 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिक ठंडे क्षेत्र में रहने वाले जंतुओं का फर उनके किस काम आता है? तो किस काम आता है? तो वायु को
फंसाकर उन्हें गर्म रखते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मॉडर्न नाम निम्न में से लिया जाता है। तो मॉडर्न नाम किसके लिए लिया जाता है? तो मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रक्षेप गति में अधिकतम प्रास व उड़ान समय के वर्ग का अनुपात क्या हो जाएगा? ठीक है, तो आर अधिकतम क्या होता है? आर मैक्स बट्टा T2² बराबर U² साइन 2θ बट्टा जी, या 4U² साइन स्क्वायर थीटा बट्टा जी। तो आर मैक्स यहाँ से हम क्या कर लेंगे? आर मैक्स बराबर आर मैक्स बट्टा T² बराबर साइन का 90 डिग्री इंटू जी बट्टा 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। U साइन स्क्वायर थीटा बट्टा जी स्लैश यहाँ पे 4U² साइन स्क्वायर थीटा बट्टा जी² है, ठीक है। अब इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। एक बार इसको सही से यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। आर मैक्स बराबर T² बराबर U² साइन 2θ बट्टा जी बट्टे में 4U² साइन स्क्वायर थीटा बट्टा जी²। अब आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी है? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ऐसे एसपीडीएफ में करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी है? तो वो क्या होता है? वो S2 जो होता है वही अस्थायी होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि S2 में सबसे पहले भरता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट में CA3PO4 ट्वाइस फास्फोरस का क्या परसेंट होगा? तो इसका क्या परसेंट होगा? देखिए, अगर हम CaCO3 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? 40 गुना 3 प्लस ये PO4 का क्या हो जाएगा? 31 प्लस ऑक्सीजन का 16 गुना 4, ये ट्वाइस है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 तियाँ 12 यानी कि 120 प्लस 16 4 20 16 चौके 64 64 31 क्या हो जाएगा? 64 31 आपका हो जाएगा 95। तो 120 और 95 को जोड़ देंगे 5, 9 2 11 के 1 हाथ में 1 1 1 2, ठीक है। सॉरी 95 2 छूट रहा है। तो 95 गुना यहाँ पे 2 छूट रहा है, तो 2 5 10 के 0 हाथ में 1 9 2 18 1 19, ये हो जाएगा 190 120, ये हो जाएगा। इसका हो जाएगा कैल्शियम PO43 का 310, ठीक है। इसका 310 हो गया। तो 300 ग्राम CH3 में फास्फोरस का कितना है? फास्फोरस का अगर हम देखेंगे तो 62 ग्राम फास्फोरस है। ये 31 ये ट्वाइस है, ये P का 31 ये ट्वाइस है, तो कितना हो जाएगा? 62। तो देखिए यहाँ से इसका तो 310 ग्राम हो गया। अब हम इसको मिटाते हैं, ठीक है, ताकि हम सही से आपको बता सकें। बस CH3PO4 ट्वाइस का 310 आपको याद रखना है। तो इसका कितना है? 310 है। अब P2 है 31 गुना 62, तो 310 ग्राम CH3PO4 ट्वाइस में कितना ग्राम है? तो 62 ग्राम है। अगर 1 ग्राम की मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा? 62 बट्टा 310। अगर मैं 100% की मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा? तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 31 दूना 62 यानी कि 10 दूना 20% हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो जैसे मैंने किया है एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व क्या कहलाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला क्या होता है? वो होता है कैडमियम। तो ऑप्शन ई हमारा सही आंसर हो जाएगा।
कैडमियम या बोरोन भी होता है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांच का नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? तो कांच का नीला रंग कोबाल्ट ऑक्साइड प्रदान करता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लोहा किससे निकाला जाता है? तो लोहा डोलोमाइट से निकाला जाता है। लोहा हेमेटाइट से निकाला जाता है, क्योंकि लोहा हेमेटाइट का ऑक्साइड होता है, अयस्क होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर भारत में लोहा के प्रयोग की बात की जाए तो 950 बीसी में हुआ था। ठीक है, अगर लौह इस्पात कारखाना की बात की जाए तो 1907 ईस्वी में जमशेदपुर में स्थापित किया था। चलिए नेक्स्ट, कपड़ों पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो कपड़ों पर जंग के दाग ऑक्जेलिक एसिड यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा हटाए जा सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि वायुमंडल के ऊपरी परत द्वारा किस प्रकार के विकिरणों को अवशोषण किया जाता है? तो परावैंगनिक किरण को। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा हृदय रोग है? तो हृदय रोग कौन सा है? तो एंजीना पेक्टोरिस। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मोतियाबिंद की बात की जाए तो ये आँख का बीमारी है। मिर्गी क्या, ये ब्रेन के कारण होता है, आंतरिक रोग के कारण होता है। ट्यूमर ये भी ब्रेन में होता है। ठीक है, और एंजीना पेक्टोरिस जो है ये हृदय रोग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर का कौन सा अंग यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों तथा अधिक जल को शरीर से बाहर फिल्टर करता है? तो ये करता है गुर्दा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त का शुद्धिकरण करता है? तो रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ा करता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन बी जो होता है वो पानी में घुलनशील होता है। विटामिन सी भी होता है, वो भी पानी में घुलनशील होता है। लेकिन ए, डी, ई और के वसा या कार्बोनिक जो घोल में घुलनशील होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? मुख्य ईंधन क्या होता है? तो वसा होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। एक अभिकथन ए और एक कारण नीचे दिए गए अभिकथन। कॉड लीवर तेल विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत होता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कॉड लीवर तेल कॉड मछली के लीवर से निकाला जाता है, ये सही विकल्प चुनें। तो देखिए ये दोनों चीज़ जो है सही है। कॉड लीवर तेल कॉड मछली के लीवर से निकाला जाता है और कॉड लीवर तेल विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत है, बिल्कुल सही है। और रीजन क्या बोलते हैं, असर्शन रीजन दोनों सत्य है, लेकिन रीजन असर्जन को सही व्याख्या नहीं करता है। लेकिन रीजन जो है इसका सही व्याख्या जो है वो नहीं कर रहा है। दोनों सही है, दोनों सत्य हैं, लेकिन रीजन असर्शन का व्याख्या नहीं कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में क्षुधांत के 3 संरचनात्मक भावों की लंबाई का कौन सा सही द्वासवन क्रम है? तो कौन सा सही क्रम है? तो शेषांत, मध्यांत, ग्रहणी। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत और किस देश ने किए हैं पनडुब्बी बचाव समझौते पर हस्ताक्षर? तो ये सिंगापुर ने किया है, भारत और सिंगापुर। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, माता प्रसाद का निधन हो गया, ये कौन थे? तो माता प्रसाद ये राज्यपाल थे। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश का पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन किसने लॉन्च किया था? तो ये जयराम ठाकुर ने। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया? तो 17 अक्टूबर को। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया? तो विश्व खाद्य दिवस जो मनाया गया वो 16 अक्टूबर को मनाया गया। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस का एक थीम था। थीम क्या था? एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड इन्वायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल, यानी कि
सभी के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय न्याय प्राप्त करने के लिए एक साथ अभिनय करना, क्योंकि एनटीपीसी में थीम भी पूछा जा रहा है। और विश्व खाद्य दिवस का थीम क्या था? इसका थीम था ग्रो नॉरिश सस्टेन टुगेदर। इस दिन को उन लोगों में विश्व स्तर पर जागरूकता पैदा की जाती है जो भूख से पीड़ित हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा जूम आउट कर दें। भानु अथैया का निधन हो गया, ये कौन थी? तो ये कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थी। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और ये ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली थी, ऑस्कर पुरस्कार विजेता थी भानु अथैया। ठीक है, 100 से अधिक बॉलीवुड फिल्मों में ये कॉस्ट्यूम डिज़ाइन कर चुकी थी। ठीक है, इन्हें लगान के लिए 2 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते थे। ठीक है, लगान के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक एस्मिलेटर किस राज्य में बनेगा? किस राज्य में बनेगा? तो ये गुजरात में बनेगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। यूएनडीपी ने सोशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो वो किया है सोनू सूद को। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। लॉकडाउन में सोनू सूद बहुत अच्छा काम किए थे, इसलिए उन्हें ये सब मिला है। चलिए, केवीआईसी ने अपना परामर्शक किसे नियुक्त किया है? तो किसे किया है? तो सुनील शेट्टी को। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये अंतिम क्वेश्चन है कि विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया? तो विश्व रेबीज दिवस जो था ये आपको 28 सितंबर को मनाया गया। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। और इसका भी थीम क्या था? तो एंड रेबीज सहयोग टीकाकरण। ठीक है, ये इसका थीम था। चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।